स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और अपील करना चाहती हूं कि आप कोरोना बंदी का सही से पालन करें। कोरोना बंदी यानी कि लॉकडाउन 3.0 स्टार्ट हो चुका है आज से। इसका पालन कीजिए क्योंकि यही आपको बचा सकता है। ऐसा इसका पालन करेंगे तभी आप सोशल डिस्टेंसिंग कर पाएंगे और आप कोरोना से बच सकते हैं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं झारखंड में कोरोना की क्या अपडेट सामने आ रही है। झारखंड में 115 कोरोना केस अभी तक सामने आए हैं। 3 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 5 और मरीजों ने कोरोना को मात दी है। ये एक अच्छी खबर जो कि राहत देने वाली है। हिंदपीढ़ी के 3, देवघर के 2 मरीज जो हैं वो स्वस्थ होकर घरों को लौटे हैं। पिछले 2 दिनों से कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है, ये भी एक अच्छा संकेत। अब तक झारखंड में 28 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। सभी जिलों में पीपीपी मोड पर कोरोना जांच लगातार जारी है। निजी क्षेत्र को अब जांच की जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि जांच में तेजी आ सके। राज्य सरकार जांच का शुल्क वहन करेगी। ये बड़ा फैसला, बड़ी बात इसको कही जा सकती है। 4 निजी लैब को कोरोना जांच की मंजूरी दी गई है, जहां पर जांच हो सकेंगे। झारखंड में लॉकडाउन में कोई छूट नहीं दी जाएगी, ये सरकार ने पूरी तरह से साफ कर दिया है। इधर हम आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों को लेकर केरल से ट्रेन धनबाद पहुंची। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकने के बाद ट्रेन से बाहर निकले मजदूरों की जांच की गई, जिसके बाद उनका स्वागत किया गया। ट्रेन से उतरे मजदूरों ने बताया कि उनसे ट्रेन का किराया वसूला गया। प्रवासी मजदूरों ने बताया कि हर मजदूर से 860 रुपए वसूले गए और ये रकम उनसे अधिकारियों ने बस में वसूले थे। रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक 1175 मजदूर ट्रेन से धनबाद लौटे हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आ रहे मजदूरों और छात्रों से रेलवे की ओर से पैसा लिए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस बारे में उनकी बात रेल मंत्री से हुई थी, जिसमें प्रवासी मजदूरों को छूट देने की बात कही गई थी। उन्होंने मजदूरों और छात्रों की सुरक्षित वापसी और घर पहुंचाने का काम प्राथमिकता बताया। मजदूरों से, छात्रों से पैसे नहीं लेने का निर्णय हम लोगों ने लिया हुआ। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहले से ही हमने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार किसी छात्रों से और किसी मजदूरों से कोई पैसा नहीं ले। हमने पीयूष गोयल साहब से हमारी बात हुई थी, मुझे लगता है 2 दिन पहले, और हमने उनसे आग्रह भी किया है क्योंकि झारखंड प्रदेश से रेलवे को सबसे अधिक रेवेन्यू प्राप्त होता है। कम से कम आज इस संक्रमण के घड़ी में हम तो आर्थिक रूप से काफी संघर्ष करते ही हैं। कम से कम इसमें मजदूरों को लाने के लिए हमें छूट मिलनी चाहिए। हमें उसके लिए पैसे नहीं देने पड़े, ये हमने आग्रह किया था। लेकिन ना जाने क्या विचार है केंद्र सरकार का, ये मैं नहीं कह सकता। मजदूरों को सुरक्षित लाने का, सुरक्षित घर पहुंचाने का पहला हम लोगों ने निर्णय लिया है और अभी उनके आने तक चीजें यथावत रहेंगी। आगे का निर्णय समय आने पर लिया जाएगा। वहीं झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि तेलंगाना से आने वाले श्रमिक हो या फिर कोटा से लौटे छात्र, सभी का किराया रेलवे ने लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों को वापस लाने में जितने पैसे खर्च हुए हैं उनकी भरपाई कांग्रेस पार्टी करेगी। रेलवे मंत्रालय गलत कह रही है कि हम 85% माफ कर दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, पूरा पैसा सुल रही है। तो कांग्रेस पार्टी बराबर मांग करती रही है केंद्र सरकार से, रेलवे मंत्रालय से, कि इनको फ्री का भेजा जाए, जहाँ जहाँ का फ्री के भेजा जाए। सरकार ने सुना नहीं, केंद्र सरकार ने सुना नहीं, रेल मंत्रालय भी सुनी नहीं। राज्य सरकार पैसा दे करके रेलवे को टिकट कटाकर ला रही है, सब राज्य सरकार अलग अलग जगह से। इसी पर तय हुआ, हमारे पार्टी ने, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी ने तय किया कि हम देंगे पैसा, पार्टी देगी।
केरल के तिरुवनंतपुरम से मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन जसीडीह पहुंची। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। ट्रेन से उतरे मजदूरों की स्वास्थ्य जांच की गई, जिसके बाद उन्हें बस में बिठाकर संथाल परगना के विभिन्न जिलों में उनके घरों तक भेजा गया। आपको बता दें कि पहले ये ट्रेन रांची पहुंचने वाली थी, लेकिन संथाल परगना प्रमंडल के जिलों के लोगों की संख्या ज्यादा होने की वजह से ही इस ट्रेन को जसीडीह के लिए डायवर्ट किया गया था। तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ग्रामीण विकास विभाग की कई योजनाओं का सीएम हेमंत सोरेन ने शुभारंभ किया। रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन के साथ मंत्री आलमगीर आलम ने इसकी शुरुआत की। प्रोजेक्ट भवन में बटन दबाकर बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, पोटो हो खेल विकास योजना का शुभारंभ किया गया। इन योजनाओं के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन किया जाएगा। भूमिगत जल जिसकी लगातार उसका उपयोग कर बोरिंग के माध्यम से उसमें कमी आती है, उन सबों में कमी आएगी, तालाबें नहीं सूखेंगी और जो बंजर भूमि है, हजारों एकड़ बंजर भूमि हमारे राज्य में, उन सभी बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने का हम लोग का लक्ष्य है। इस तरह से हमारे नीलांबर पीतांबर वीर पुरुष आया करते हैं, उधर से ही ये अपना संघर्ष लोगों ने जारी किया था। इसलिए हम लोगों ने नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि का योजना को नाम दिया है, ताकि आने वाले समय में पलामू, गढ़वा, लातेहार को पानी के अभाव से हम रोक पाए। झारखंड राज्य सूचना आयोग में सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई अगले आदेश तक के लिए स्थगित रखने का फैसला सरकार ने लिया है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों को देखते हुए ऐसा किया गया, जिसमें कोरोना वायरस से बचाव, रोकथाम और उपचार के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। पहले 3 मई 2020 तक के लिए सुनवाई को स्थगित किया गया था, लेकिन हालात की समीक्षा करने के बाद सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि राज्य सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी का कार्यकाल 8 मई को खत्म हो रहा है और राज्य सूचना आयोग में 7,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं। राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि लॉकडाउन की अवधि राज्य में 13-17 तक यथावत रहेगी, मतलब कोई रियायत राज्य सरकार नहीं दे रही है। और 3 तारीख के बाद 3 तारीख तक इसलिए पहले सुनवाई स्थगित रखी गई थी कि 4 को निर्णय लेना था कि सुनवाई होगी या नहीं होगी। लेकिन अब चूंकि 17 तक लॉकडाउन रहेगा, इस बीच 8 मई को मेरा कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि ना राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, ना तो सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। स्वाभाविक है कि बिना आयुक्तों की सुनवाई हो नहीं सकती है। इसलिए अब सुनवाई कब होगी ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए अगले आदेश तक स्थगित करने के प्रेस रिलीज जारी किया गया है कि अब नियुक्ति कब होगी ये आयोग नहीं जानता है, ये राज्य सरकार बेहतर जानती है। तो ये राज्य सरकार ही तय कर सकती है कि अब सुनवाई आयोग में कब होगी। कितने मामले होंगे जो पेंडिंग होंगे सुनवाई? मुझे लगता है कि 7,000 से ज़्यादा मामले होंगे जो लंबित हैं और मुझे लगता है कि 1,500-2 हजार मामले ऐसे हैं जो द्वितीय अपील दायर किए गए हैं, जिसका नोटिस भी निर्गत नहीं किया गया होगा, क्योंकि पिछले 2-2.5 महीने से पूरा कामकाज बाधित है। तो जो भी नए वादों के नोटिस जारी किए जाने थे वो भी अभी तक नहीं किए। रांची के हटिया डैम से पानी की राशनिंग की कहानी इस साल फिर दोहराई जा रही है। मानसून में अभी जहां 1 महीने से ज्यादा की देरी है, तो वहीं डैम में पानी बचा है तो कुछ सिर्फ 9 फीट के करीब। सवाल सालों से वहीं अटका है कि डैम में जल जमाव की तैयारियां आखिर फेल क्यों हो जाती हैं। राजधानी वासियों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का सरकारी वादा एक बार फिर फेल होता दिख रहा है। राजधानी के बड़े इलाके में पेयजल आपूर्ति करने वाले हटिया डैम में महज 9 फीट पानी ही बचा है। लिहाजा राशनिंग से परेशान लोग अब डैम के पाइप से ही अपनी जरूरत का पानी ले जाने को मजबूर हैं। पानी की समस्या है सर कि यहाँ मंडे और बृहस्पतिवार को नहीं आता पानी, और पानी यहाँ पर ही बहुत 5-10 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए सप्लाई पानी खोलता है, जिसमें ज़्यादा डस्ट ही आता है, गंदगी आता है। इसलिए यहाँ थोड़ा साफ पानी आता है, तो हम लोग पीने का पानी यहीं से भर के जाते हैं। करीब 80 लाख गैलन पानी हर दिन सप्लाई करने वाले हटिया डैम से आज हफ्ते में 2 दिन राशनिंग की जा रही है।
दरअसल पिछले साल कम हुई बारिश और सिमटते कैचमेंट एरिया से हटिया डैम में पर्याप्त जल जमाव नहीं हो पाया। ऊपर से गाद की समस्या पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। विशेषज्ञों की माने तो हटिया डैम में इस्तेमाल करने लायक पानी अभी सिर्फ 6 से 6.5 फीट ही बचा है। यानी अच्छा भंडारण नहीं होने के कारण और पूरे मौसम जब तक नहीं आ जाता है तब तक सारे क्षेत्रों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 2 दिन का राशनिंग किया गया। अभी पानी कितना है? अभी 9 फीट 2 इंच है। हटिया डैम से पानी की राशनिंग होने पर हटिया, धुरबा, बिरसा चौक और पूरे एचईसी इलाके में जल संकट गहरा गया है। ऐसे में जरूरत है कि राशनिंग वाले इलाकों में टैंकर के माध्यम से पेयजल सुनिश्चित किया जाए। हर साल मानसून में जल जमाव को लेकर पुख्ता तैयारियों का दावा किया जाता है, लेकिन गर्मी आते ही तमाम वादों के हलक भी सूखते नजर आने लगते हैं। रांची से उपेंद्र के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। तो एक बार फिर से रांची वासियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। इधर लॉकडाउन पार्ट 3 में हल्की छूट मिली है, लेकिन जमशेदपुर के लोग इस छूट का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं। शहर के विभिन्न इलाकों में सड़कों पर भारी संख्या में लोगों का हुजूम दिखा। वहीं मानगो पुल पर वाहनों की लंबी कतार भी लगी रही। संवाददाता आशीष कुमार तिवारी ने शहर का जायजा लिया। राज्य सरकार तो बढ़ा दिया है। हम लोग तो इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं और दिन की अपेक्षा कुछ आज भीड़ कुछ बढ़ा है। हम लोग तो हर आदमी से अपील करते हैं कि आप लोग बाहर ना निकलिए। जिसको ज़रूरत होता है उसी को हम लोग जाने देते हैं, जिसके पास है, नहीं तो बाकी के हम लोग वापस लौटा देते हैं। बिना काम का भी लोग बहुत निकले आज। बहुत काम के भी बिना काम के भी लोग निकल रहे हैं। तो जमशेदपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं थोड़ी सी छूट मिली थी लॉकडाउन में, उसके बाद क्या स्थिति हुई है। लोगों को खुद ये बात समझनी चाहिए कि लॉकडाउन किया गया है, थोड़ी छूट इसलिए मिली है ताकि बहुत जरूरी काम किए जा सकें, थोड़ी सी राहत मिल सके, लेकिन किस तरह से उसका फायदा उठाते हुए लोग नजर आए हैं, बेजा उसका इस्तेमाल करते हुए इस मौके का नजर आए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जब तक हर एक शख्स नहीं चेतेगा, नहीं समझेगा, कोरोना को हराना बहुत मुश्किल होगा। कोरोना बंदी जहां महामारी का रूप लेता जा रहा है, वहीं कोरोना ने झारखंड में अपना पैर पसारना काफ़ी तेज़ी से शुरू कर दिया है। मगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जमशेदपुर का नज़ारा। ये आप देख सकते हैं कि जमशेदपुर शहर का नज़ारा है। अमूमन इसी तरह का नज़ारा शहर के सभी सड़कों पर आज देखा जा रहा है। सुबह से जो लोग हैं वो बिना काम के सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतर चुके हैं। और अभी मैं मानगो पुल का नज़ारा दिखा रहा हूँ, जहाँ देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें लग रही है सुबह से ही वाहनों की, और जो लोग हैं वो बिना काम के निकल गए हैं। मगर पुलिस ने भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढील दिया है। इसके जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं लोगों को ना भुगतना पड़ जाए। और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही शहर के तमाम सड़कों पर लोग जो है वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो वो लेकर निकल चुके हैं। और पुलिस प्रशासन की कहीं कहीं जो चेकिंग है वो की जा रही है, और बाकी सब जो एरिया जो चौक चौराहा थे वहाँ से पुलिस जवान चेकिंग नहीं कर रहे हैं, जिसका जो फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह लोग जो है वो सड़कों पर निकले हुए हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन था वो भूल चुके हैं, और बिना मास्क के ही कई लोग रोड पर निकल चुके हैं, सड़कों पर वाहन चला रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो कोरोना बंदी का तीसरा चरण था वो 17 मई तक कर दिया गया है। इसके बावजूद भी लोग जो है वो बिना काम के सड़कों पर निकल रहे हैं। और देख सकते हैं कि किस तरह शहर का नज़ारा देखने के लिए कई लोग जो है उनका कहना है कि मैं बहुत दिन से घर में कैद था, उसके बाद आज निकला हूँ। इस पर कहीं ना कहीं पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर हालांकि अभी तक जमशेदपुर में कोरोना संदिग्ध कोई नहीं मिला है, मगर इस तरह का नज़ारा रहा तो कहीं ना कहीं एक की गलती के चलते जमशेदपुर शहर को पूरे लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि बिना काम के घरों से ना निकले, क्योंकि कोरोना से बचना है तो आपको और हमको अपने घर में रहकर कोरोना से सुरक्षित रहना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो नियम का पालन करें, क्योंकि ये आपके भले के लिए ही है। बहरहाल इधर झारखंड और बंगाल की पुरानी तलखी आज कोरोना बंदी में फंसे लोगों की घर वापसी में रोड़े अटकाती हुई नजर आ रही है। हालात ये है कि दुमका में क्वारंटाइन सेंटर में रहने के बाद भी कई परिवारों को बंगाल सीमा से प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। दुमका में 1 महीने क्वारंटाइन में रहने के बाद कोलकाता के रहने वाले मोहम्मद परवेज और आसिफ अली के परिवारों की घर वापसी आसान नहीं दिख रही।
हालांकि झारखंड सरकार की ओर से सभी कानूनी अड़चनों को दूर कर इन परिवारों को 1 मई को ही बस से बंगाल के लिए रवाना कर दिया गया, लेकिन सीमा पर बंगाल सरकार अपने ही लोगों के प्रवेश पर नो एंट्री का बोर्ड लगाकर बैठी है। रानेश्वर के तक हम लोग मोड़ में आए। रानेश्वर से एक जगह का 7 किलोमीटर का बॉर्डर था बंगाल का, वहाँ हम लोग को बोले वेट करो। 3 बस को लेके गए वो लोग, हम लोग वहाँ वेट किया। फिर वो लोग हम लोग को फिर रिटर्न लेके हम लोग को वो बोडामपुर हाट वाले बॉर्डर में डाल दिए। फिर हम लोग भतीजा लोग है, बाबू लोग है, मेरी भाभी लोग, बहन लोग है, इसमें हार्ट पेशेंट है, मेरी खाला अम्मी है, उनका तबीयत खराब रहता है। ये बच्ची का एक तबीयत खराब हो चुका था। हम लोग कब तक ये सब देखें। दरअसल बंगाल के रहने वाले ये सभी लोग 30 मार्च को गिरिडीह में एक शादी समारोह में शिरकत कर दुमका के रास्ते वापस बंगाल लौट रहे थे, लेकिन उस समय भी इन परिवारों को बंगाल में घुसने नहीं दिया गया था, जिसके बाद इन सभी को दुमका के हिजला क्वारंटाइन सेंटर में 1 महीने तक रखा गया और अब एक बार फिर इन्हें सीमा पर रोका जा रहा है। प्रशासन के साथ बात कर रहे हैं और हेडक्वार्टर लेवल पे भी इसका मसला निकाला जा रहा है। संबंधित राज्य के साथ बात हो रही है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द इनको भी घर जाने का मौका। बंगाल सीमा पर सख्ती की वजह से कई परिवार बस से उतरकर पैदल ही रवाना हो गए और रास्ता बदलकर बंगाल सीमा में प्रवेश कर गए, लेकिन बस पर सवार मोहम्मद परवेज और आसिफ के परिवार को पहले सिउड़ी और फिर रामपुर बॉर्डर से वापस कर दिया गया। लिहाजा परेशान परिवार अब जहां झारखंड सरकार की आतिथ्य का गुणगान कर रहे हैं, वहीं बंगाल सरकार पर जमकर भड़ास भी निकाल रहे हैं। दुमका से पंचम के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में कन्हैया सिंह और सुधीर दुबे के बीच हुए गैंग वॉर मामले में और 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों के पास से 1 राइफल, 3 पिस्टल, 28 जिंदा कारतूस के साथ गाड़ियां भी जब्त की गईं। दरअसल आपसी वर्चस्व की लड़ाई में गोलीबारी हुई थी, जिसमें 7 लोग घायल हुए थे। इसमें 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया था। वहीं मुख्य आरोपी सहित 5 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया। वहीं जमशेदपुर में गैंग वॉर की घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल गोलमुरी में कन्हैया सिंह और सुधीर दुबे गुट के लोगों ने एक दूसरे पर फायरिंग की थी। फिलहाल पुलिस फायरिंग करने वाले दोनों शख्स की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। कोरोना बंदी में आर्थिक मंदी की मार झेल रहे लोगों में वन विभाग की एक पहल ने मानो नई ऊर्जा डाल दी हो। वन विभाग की इस पहल के बाद न सिर्फ कई जिंदगियों को सहारा मिल रहा है, बल्कि सामाजिक आर्थिक अर्थव्यवस्था भी संतुलन दिख रहा है। ठप पड़े बाजारों के बीच साहिबगंज में वन विभाग ने आदिम जनजाति के लोगों से सखुआ के पत्तों की खरीदारी शुरू कर दी है। पत्तों की खरीदारी कर महिलाओं की टोली से पत्तल बनवाया जा रहा है। पत्तल बनाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। पत्ता चुनकर लाने वाली महिलाओं के साथ ही पत्तल बनाने वाली महिलाओं को वन विभाग की तरफ से उचित मूल्य भी मुहैया कराया जा रहा है। ऐसे में ये महिलाएं अब अच्छा खासा मुनाफा कमा रही हैं। पत्ता पहाड़ से ला के देते हैं कन्हैया लोग हम लोग के बाजार से सर खरीदते हैं। हम लोग को काम करने का हम लोग काम कर रहे हैं। 50 का बना देंगे हम लोग। हम लोग पत्ता कहाँ से आता है? पत्ता पहाड़िया ला के देता है यहाँ पर। कितना महिला लोग बनाते हैं मिलके यहाँ पर? यहाँ पर था हम लोग 5 गो, एक दिन में 100 गो बना लेते हैं। 100 गो? तो क्या किस आधार पर मतलब बात हुआ, कितना पैसा मिलेगा कुछ ऐसा? सर बोले हैं कि काम कीजिए, कुछ पैसा मिल जाएगा। वन विभाग इन पत्तलों को फिलहाल मुख्यमंत्री दीदी किचन और मुख्यमंत्री दाल भात केंद्रों में भेज रही है। वन प्रमंडल पदाधिकारी बताते हैं कि कोरोना बंदी में इससे कई परिवारों को राहत मिली है। बेसिकली जो हमारे जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी है, जो जहाँ ज़्यादा रोजगार नहीं कर पा रहा, और इससे उनको बहुत इनकम जनरेट मिलेगी। और जहाँ उनको विवश के अंदर सस्ते में बेचना पड़ता था, जो बिचौलिया पैसा खा जाते थे, वो पैसा भी अब लोगों के सीधा उनके अकाउंट में ही जाएगा, उनको पैसा पूरा मिलेगा। और इससे क्या हुआ, लोगों का जो है जो कंपेयर आती है लकड़ी कटने का, वो भी कम आएगी। तो लोगों को पैसा मिल जाएगा पत्थर कलेक्ट करने से, तो उनसे को रोजगार मिलेगा। हमारा पर्यावरण, पेड़ पौधे भी संरक्षण रहेंगे। कोरोना बंदी के बीच रोजगार की मारामारी है। ये समस्या भी और ज्यादा विकराल रूप लेगी जब अन्य राज्यों में फंसे मजदूर भी अपने घर वापस आ जाएंगे। ऐसे में वन विभाग की इस पहल से कुछ परिवारों को ही सही पर रोजगार तो मिला है। निशांत, न्यूज़ 18, साहिबगंज।
इधर कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी मैक्स हॉस्पिटल की डॉक्टर उषा एम कुमार, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर भी किया। मैं अनिल कुमार तिवारी गोड्डा झारखंड से बात कर रहा हूं। मेरी उम्र 42 वर्ष की है और मैं अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना होता है, तो मैं कोरोना की शुरुआती स्थिति या लक्षण के बारे में कैसे पता कर सकता हूं? नमस्कार, मैं हूँ एकता, मैं प्रयागराज से हूँ, मेरी उम्र 20 साल है। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या कोरोना की शुरुआती स्थिति का पता लगाया जा सकता है? मैं आरती वर्मा, झारखंड रांची से। मेरा सवाल ये है कि कोरोना के शुरुआती लक्षण की पहचान कैसे की जाए और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? कोरोना की बिल्कुल शुरुआती स्टेज में, जैसे कि जो पहले 7 दिन होते हैं, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, जो हर इंसान में अलग अलग होता है, 2 से 14 दिन का, और इन एन एवरेज 5 दिन का होता है। तो इस स्टेज में अगर आप टेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि वायरस आपकी बॉडी में नेगेटिव आए, तो इस स्टेज में तो नहीं पता लगा सकते। लेकिन जो सेकंड स्टेज होती है, जिसमें आपको या तो माइल्ड सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं या बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। अगर माइल्ड सिम्टम्स होते हैं तो अगर इस स्टेज में सेकंड 7 दिन के बाद, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद, अगर आप नेजोफेरेंजियल स्वैब लेंगे, आपके गले से स्वैब टेस्ट करेंगे, जिसको RT-PCR टेस्ट भी बोलते हैं, अगर ये स्वैब टेस्ट करेंगे तो इसमें वायरस बिल्कुल पॉजिटिव आता है। लेकिन थर्ड स्टेज में जब आपका इन्फेक्शन, जैसा मैंने बताया, सेकेंड स्टेज में या तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, सिम्टम हो सकते हैं, या फिर कैरियर स्टेज भी हो सकती है। तो आपको कोई सिम्टम नहीं होता, लेकिन वायरस आपकी बॉडी में होता है, तो उस वक्त भी ये आपका स्वैब टेस्ट पॉजिटिव आता है। थर्ड स्टेज में जब वायरस धीरे धीरे वीन ऑफ करने लग जाता है, आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनने लग जाती हैं, तो आपको रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जो आजकल हम लोग कर रहे हैं वो करना हम शुरू कर सकते हैं, और उसमें ये एंटीबॉडी पॉजिटिव आ जाती हैं, तो ये आपका पास्ट इन्फेक्शन दिखाती हैं। लेकिन करंट इन्फेक्शन अगर है या नहीं, इसको चेक करने का जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो अभी भी स्वैब टेस्ट है, RT-PCR। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।